नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कानपुर की, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। रोड शो यहां पर चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो, अमित शाह के रोड शो में जनसैलाब यहां पर नजर आ रहा है। तो कानपुर पहुंचे अमित शाह और ये रोड शो चल रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान को लेकर यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण में, और अमित शाह का ये रोड शो आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार यहां पर देखने को मिल रहा है। अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, रोड शो यहां पर अमित शाह कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर रोड शो। आपको बता दें कि कानपुर में अमित शाह ने ये रैली की है, रोड शो ये कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों में प्रदेश की जनता ने बीजेपी के और कांग्रेस तमाम उम्मीदवारों को देखते हुए मतदान किए हैं। अब दूसरी तरफ अब तीसरा चरण है, ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। तो अमित शाह कानपुर पहुंचे हैं और ये रोड शो अमित शाह का चल रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानपुर पहुंचे हुए हैं और ये रोड शो यहां पर कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस सीट पर यहां पर अमित शाह प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए पर पहुंचे हैं, पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी को मिल नहीं सकी थी। ऐसे में पूरी कोशिश होगी कि जनता को लुभाने की कोशिश की जाए और बीजेपी के पक्ष में वोट यहां से हो। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उन्नाव की, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बलात्कार का जिन पे आरोप था, उन्हें अपने कार्यालय में बैठा करके मिलते थे। बताओ, मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी पुलिस को कि पुलिस समय पर पहुंच जाए। अगर कहीं घटना हो, कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं पानी को लेकर के, किसी बात को लेकर के अगर आपस में विवाद हो जाए, तो गरीब के लिए व्यवस्था की थी कि वो फोन मिलाए और पुलिस लेकिन जब मुख्यमंत्री किया, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। जब नंबर था तो पुलिस अच्छी थी, और जब से 112 हो गया, बताओ व्यवस्था खराब हुई है कि नहीं हुई है? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, इन्हें हम कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस की नौकरी निकाल करके नौजवानों को, उनको नौकरी देने का काम होगा, उनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। और केवल यही नहीं, ये हमारे नौजवान न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएड वाले, टीईटी वाले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन सरकार को नौकरी न देनी पड़े इसलिए आंख और कान बंद कर लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि बीएड टीटी वालों को, उनको नौकरी और समाहित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यही नहीं, 69,000 के नौजवान तमाम हमारे आरक्षण को लेकर के लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको भी, उनकी भी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं, सरकारी विभागों में 11 लाख नौकरियां खाली हैं, अभी तक सरकार ने नहीं भरी हैं। 11 लाख नौजवानों का भविष्य बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी
तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जीत का दावा करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज के सोरोंजी पहुंचे हैं और तीर्थ नगरी के मेला मार्ग शीर्ष मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सोरोंजी में मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक काफी उत्साहित नजर आए। 2.5 माह पहले मुख्यमंत्री ने सोरोंजी को ही तीर्थ स्थल का दर्जा भी दिया है। सभा स्थल पर सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए थे। सुरक्षा को लेकर व्यापक और कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने आपने जो कहा था वह करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, गुंडागिर्दी और अराजकता पे लगाम लगाएंगे, दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। आज जब 5 साल के अपने लेखा जोखा के बाद हम सब आपके बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों को लेकर के सांप्रदायिक तनाव होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। आज भाइयों बहनों, वहां पर कर्फ्यू नहीं लगता, बाजारों में बमबाजी नहीं होती। आज वहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर बम के नारे के साथ कांवड़ यात्रा निकल करके अपनी आस्था को व्यक्त करता है। आज प्रदेश से पलायन नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए है, नौजवान के रोजगार के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? उनकी संवेदना किसके प्रति है? भाइयों बहनों, उनकी संवेदना याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। ये चीजें बहुत स्पष्ट है। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर अपराधियों के प्रति थी, पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति थी, गरीबों के प्रति नहीं थी। और यही कारण था कोरोना कालखंड में समाजवादी पार्टी का नेता कहीं नहीं दिखे होंगे लोग। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां लगी हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिए औरैया पहुंचे और दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र अचुलदा में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा है कि जो पीला चश्मा लगाए होता है उसे सब पीला ही दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के बहन जी और बबुआ दोनों के शासन में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। सपा बसपा और बुआ भतीजा ने 15 साल तक सरकार चलाई, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आप सभी लोग मुझे बताओ, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? हाथ ऊपर करो तो। सबने लिया ना? जब वैक्सीन मोदी जी लेकर आए तो ये अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है, मत लीजिए ना। 15-20 दिन तो इधर उधर घूमते रहे, ट्वीट करते रहे, फिर उन्होंने खुद लगा लिया डरकर। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गेहूं के साथ साथ तेल और नमक और दलहन देने का काम कर गरीब के घर का चूल्हा चालू रखा है मित्रों, चालू। ये जो अखिलेश है, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तो
समाजवादी पार्टी रखा है। मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, सपा बसपा सपा बुआ भतीजा 15 साल तक सरकार चलाई या नहीं चलाई? 15 साल तक किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है क्या? कैसा ने भी जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? 30 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत में 2 धाराओं के नहीं लिखने से अटकी रिहाई अब किनारे हो गई है। उम्मीद है कि आज आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से रिहाई मिल जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 302 और 120 जोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में लखीमपुर जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार 10 फरवरी को जमानत दे दी। लेकिन जमानत मिलने के बाद कहा गया कि आशीष मिश्रा रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते तक लखीमपुर जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन आशीष मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए। वजह थी आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 2 धाराएं नहीं लिखी गई थी। फिलहाल अब बेल ऑर्डर में दोनों धाराओं को लिख दिया गया है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर खिदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तौकीर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या आशीष मिश्रा को आज रिहाई मिल सकती है? जी बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। अब तक उनके वकील जेल भी पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि 6 से 7 बजे के बीच आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ जाएंगे। करीब 500 मीटर की दूरी पे ही उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री है, उनका कार्यालय भी है अजय मिश्रा को। वहां पर काफी भीड़ भी लगी बताई जा रही है, वहां पे काफी लोग पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं आशीष मिश्रा का। फिलहाल ये पूरे मामले में गौर करेंगे तो माना जा रहा था कि आशीष मिश्रा की रिहाई तो कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। तो उनकी बेल ऑर्डर हो गई है, लेकिन उनकी रिहाई में जरूर अड़ंगा लगेगा। लेकिन फिलहाल जो 120 यानी कि साजिश के तहत उन पर जो आरोप लगे थे कि उन्होंने साजिशन हत्या की है, उन किसानों की, उनको पर गाड़ी चढ़ाई है, इसके अलावा हत्या का जो आरोप था 302 के तहत मुकदमा लिखा था, उन दोनों में उनको बेल हो गई है। और इसके अलावा एक बात और भी खास है कि इस बेल के बाद जिस वजह एसआईटी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों धाराओं में उनको आरोपी माना था। ये भी माना गया था कि और जानबूझकर ही गाड़ी चढ़ाई गई। उसके अलावा साजिश भी रची गई, यानी कि पहले से प्रायोजित था कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाना है। इन 2 तरह के मामलों में तफ्तीश में एसआईटी ने इनको आरोपी माना था। अब बेल मिलने के बाद इन मामलों में भी आगे जो कार्रवाई होगी, जैसा बेल ट्रायल पे आएगा, ये केस ट्रायल पे आएगा, उसमें भी इनको काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि दोनों में आरोपी इनको नहीं माना गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और लखीमपुर से संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पूरी जानकारी अपडेट आपसे चाहेंगे आशीष मिश्रा को लेकर, अब तक क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? ये रात्रि बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आशीष मिश्रा मोनू की आज रिहाई कुछ दौर में रिहाई होने की बिल्कुल रिहाई होने के कगार में है, क्योंकि उनको जो 302 और 120 का जो मुकदमा था उससे पंजीकरण नहीं किया गया, उसके आधार पर रिहाई रुकी हुई थी। आज उसका रिहाई का आदेश को जिला जेल को भेज दिया गया है। कुछ ही थोड़ों के बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हो जाएगी। हाँ, तो यानी कि कुल मिलाकर आज लखीमपुर खीरी कांड जो सामने आया था, आज जेल से बाहर हो जाएंगे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा। रिहाई का रास्ता साफ नजर आ रहा है। नजर बनाए रखेगा राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। यूपी के लखीमपुर जिले में हुए तिकोनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू के जेल से रिहा होने को लेकर जिले में भी सरगर्मी बढ़ गई है। रिहाई से आहत पीड़ित परिवार ने आंदोलन का मन बनाया है। इसके लिए परिवार ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से धरने पर बैठने की अपील की है। उधर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो उनके साथ वो जेल के बाहर भी धरने पर बैठेंगे। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए तिकोनिया हिंसा कांड मामले में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को लगभग 4 महीने बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। आशीष मिश्र के अधिवक्ता अवधेश कुमार ने जानकारी दी है कि संशोधन आदेश की कॉपी समेत अन्य कागजात सत्यापन के लिए भेजे जा चुके हैं। मंगलवार यानी कि आज आशीष मिश्र की रिहाई जेल से हो जाएगी।
इधर उत्तराखंड में चुनाव समाप्त होने के बाद अब सभी नेता रिलैक्स के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का इंतजार अभी बाकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने जा रही है। हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मतदान खत्म होने के बाद अब प्रदेश में सभी नेता रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी। सर, 1 महीने से ज्यादा लगातार भागदौड़ लगी रही, आप कैसे रिलैक्स मोड में आज हैं? लोग हाँ रिलैक्स मूड पे तो नहीं, लेकिन आगे की बहुत सारी चिंताएं हैं और हमने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो इसलिए मानसिक रूप से हमको बहुत चिंतन करने की और बहुत सोचने की और बहुत काम करने के लिए अपने को तैयार करने की आवश्यकता है और मैं उसी पर सोचता हूँ। सर, ऐसे क्या उत्साहजनक आप लोगों के पास आंकड़े आए हैं जिससे कांग्रेस में अभी से उत्साह नजर आ रहा है? हाँ, जीत रही है कांग्रेस पार्टी, सत्ता में आ रही है, जनता ने कृपा कर दी है और 48 सीटें हम जीत सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। सर, पंजाब के भी आप प्रभारी रहे, क्या वहां भी जाएंगे? वहां किस तरह की स्थिति अब देख रहे हैं? पंजाब में भी कांग्रेस जीतेगी। जिस दिन श्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया राहुल जी द्वारा, उसी दिन ये स्क्रिप्ट लिख दी गई कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आएगी। भाजपा में मतदान के बाद घमासान शुरू हो गया है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर पूरा ठीकरा फोड़ा है। 2016 में मार्च के महीने में उन्होंने जो पाप किया था, वो पाप जो है हर मार्च में भाजपा के सर में बोलेगा और भाजपा में और सर फुटबल होगी। तो ये थे हमारे साथ हरीश रावत जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतदान के बाद उत्साहजनक स्थिति है और कांग्रेस मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर बनाने जा रही है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। इधर विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता का बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी। हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही, हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे। मैं इसके साथ साथ अपने प्रदेश में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अथक परिश्रम किया है। हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिलों में बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने लगातार मुस्तैदी से डटकर जगह जगह पर मुकाबला किया है। बड़ा मतदान करवाने में भी उन्होंने लगातार काम किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का, मीडिया जनों का भी धन्यवाद करता हूं। उधर खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुलकर वो खनन की बात कह रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही राजनीति बढ़ गई है। खटीमा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा यही है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेसी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भी पलटवार किया है। पुष्कर सिंह धामी जी को अपने बयान पे बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने जैसे देखा कि पिछले 6 महीने के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जितना खनन प्रेम उन्होंने दिखाया है, वो इससे दर्ज जाता है कि आपके अपने लेटर हेड पे और एसएसपी के पास चिट्ठियां जा रही हैं कि खनन में जो लिप्त गाड़ियां हैं उन्हें छोड़ने का कार्य किया जाए। और वो जिस वीडियो की बात वो कर रहे हैं, मुझे लगता है अब तक उस वीडियो की जो सत्यता है वो समक्ष नहीं आई है। अभी उसकी जांच चल रही है कि उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा है कि हमने कभी भी किसी भी तरीके के खनन प्रेमी हो या शराब प्रेमी हो, कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है, ये 10 मार्च को इस देवभूमि की जनता दिखा देगी। देखिए, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, इन सभी से उनकी साठगांठ पहले से रही है। पुरानी सरकारों में भी लोगों ने उनकी देखा है और वही उस वीडियो में भी सभी के नाम लिए गए हैं। सभी के नाम लेकर उसको कहा गया है कि उनसे ये काम करवाना बड़ा आसान है, काम करवाए जा सकते हैं। तो इस बात पर ये स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा से खनन माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ रही है। उनके नेताओं के पहले से भी आते रहे हैं। इस बार उनके प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का आया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस किस दिशा में है और क्या काम कर रही है सबके सामने।